अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है सितंबर 2। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार न्यूज़पेपर द हिंदू ज़रूर पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर एंड इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, दैट इज़ AGR। 1994 में जब नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी, उसके अंडर टेलीकॉम सेक्टर लिबराइज हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो लाइसेंस इशू किए गए थे कंपनीज़ को, उसमें एक फ़िक्स लाइसेंस फ़ी ली जाती थी। बट गवर्नमेंट ने 1999 में उस फ़ी को रेवेन्यू को फ़ी शेयरिंग को थोड़ा कम करने के लिए एक फ़ी शेयरिंग मॉडल निकाला, जिसमें ये कहा गया कि आप जो फ़ी है उसको एज ए एनुअल लाइसेंस फ़ीस दीजिए, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए, कुछ परसेंटेज दीजिए। तो मोबाइल ऑपरेटर्स को ये कहा गया कि आप क्या कीजिए, जो AGR है ये वाली चीज़, यानी और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसको आप कुछ परसेंटेज में दीजिए, इसके परसेंटेज में दीजिए लाइसेंस फ़ीस को और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस को। तो ये कहा गया था। अब इसमें क्या है कि ये एक काफ़ी डिस्प्यूटेड मामला है, बिकॉज इसमें जो डेफिनीशन है उसका डिफरेंस आता है। डेफिनीशन का ये डिफरेंस आता है कि गवर्नमेंट तो कहती है कि जो AGR है यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, उसके अंदर सारे रेवेन्यूज़ आएंगे, डिस्काउंट से पहले के भी, दोनों के लिए, टेलीकॉम की बात करें या नॉन टेलीकॉम सर्विसेज की बात करें। लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि इसके अंदर जो रेवेन्यूज़ आएंगे वो सिर्फ कोर सर्विसेज से आएंगे और बाकी कोई भी प्रॉफिट या अदर कोई इनकम है उससे नहीं आएगा। तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड मामला है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि AGR जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लेती है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो एनुअल लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस के कुछ परसेंटेज में लेती है, शेयर परसेंटेज में। नेक्स्ट न्यूज़, NSA आज फिर से न्यूज़ में है। रिलीज़ काफिल खान इमीडिएटली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है यूपी गवर्नमेंट को। NSA के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था इंडिया में, और ये एक्ट काफ़ी पावरफुल एक्ट है। इस एक्ट में ये प्रोवाइड किया जाता है कि किसी को भी डिटेन किया जा सकता है सर्टेन केसेस में, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा, मींस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट होगा, उसको डिटेन किया जा सकता है। आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल 22 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लाइबिलिटी फॉर रीजंस। एंड आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 के अंदर स्टेट नो अलाउ प्रोवाइडिंग प्रिवेंशन डिटेंशन shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 month usual। तो आर्टिकल आप बस 22 याद कर लीजिए, आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट, इसमें ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा और जान लेते हैं इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट का जो मैक्सिमम पीरियड है, ये बार बार पेन क्यों ऑफ हो जा रहा है, इस एक्ट का जो एक मैक्सिमम पीरियड है वो डिटेन कर सकते हैं फॉर 12 मंथ, और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं अगर न्यू एविडेंस मिल गए तो। एक चीज़ और ये है कि इस एक्ट के अंदर कोई भी बेसिक राइट नहीं रहता है अगर कोई भी NSA के अंदर पकड़ा जाए। इट मीन्स फंडामेंटल राइट जो है वो भी लिए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि उस पर्सन को रीज़न भी नहीं बताया जाता है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। ओके, 5 दिन तक तो उसे बिना बताए ही अरेस्ट किया जा सकता है, कि 5 दिन तक उसको पता ही नहीं होगा कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एंड 10 दिन तक ये टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है किसी एक्सेप्शनल केसेस में। एक चीज़ और, वो पर्सन जो एंटाइटल हुआ है इस एक्ट के अंदर, उसे कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर नहीं मिल सकता, बट हाँ उसकी जो फैमिली है वो हायर कर सकती है, उसके लिए वो खुद नहीं कर सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, इसके पास भी कोई डेटा नहीं होता है। जो NSA के अंदर जो पर्सन को रखा जाता है उसका कोई भी डेटा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी FIR वगैरह कुछ रजिस्टर नहीं होती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट है। आप बस इसका आर्टिकल ज़रूर याद रखिए, एयर याद रखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एंड आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन है। एक न्यूज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स आई है, इसको देख लेते हैं ये क्या इंडेक्स होता है। देखिए, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कब लॉन्च हुआ था ये पता होना चाहिए, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत। इस
जो ये अभी रिपोर्ट आई है न्यू दिल्ली में, इसमें ये कहा गया है कि 4 गुड एयर क्वालिटी डेज अगस्त 2020 में दिल्ली ने ऑब्जर्व किए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। गुड मीन्स आप गुड की कैटेगरी देख लीजिए। गुड यानी 0 से 50, जो पार्टिकुलेट मैटर का रेंज है वो 0 से 50 के बीच में है, यानी पूरा ग्रीन सबसे अच्छा एकदम टॉप पे है। तो 4 दिन ऐसे थे दिल्ली में अगस्त में जो कि गुड एयर क्वालिटी डेज़ के अंदर हुए। किसने ये रिलीज़ किया? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने स्टेट पॉल्यूशन के साथ ये रिलीज़ किया, ठीक है। अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी यही निकालती है, CPCB स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के साथ ऑपरेट करती है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को। जो इंडेक्स हैं टोटल 8 इंडेक्स हैं, पहले 4 इंडेक्स हुआ करते थे, उसके बाद अब 8 इंडेक्स हो गए हैं एयर क्वालिटी मेज़र करने के। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NS3 एंड PB, ये 8 चीज़ें देखी जाती हैं। एंड ये स्केल हैं, ये टोटल 6 स्केल्स हैं जिसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटेड, पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सेवियर। तो अब ये चीज़ 8 पॉल्यूटेंट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ एक ये छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। इसमें देखिए अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का जो निधन हुआ है उसके उपरांत 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है, और उस शोक के चलते जो फ्लैग है, ये हमारा जो इंडियन फ्लैग है, इसको आधा झुकाया गया है, आधा नीचे किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई राष्ट्रीय शोक होता है झंडे को उतारा नहीं जाता है, सिर्फ आधा झुकाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ आसाम में फॉरेनर्स का जो ट्रिब्यूनल है उसके पास पेंडिंग केस हैं कितने? 83,000। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब हम देख लेते हैं कि ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या है। देखिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि किसी पर्सन को ये डिक्लेयर करती है कि ये पर्सन फॉरेनर है या नहीं है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है इसको जान लेते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी एक नॉन जुडिशियल बॉडी होती है जो कि लॉ को इंटरप्रेट करती है। एक टाइप से वो एक ट्रिब्यूनल बोर्ड है जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है रिसेंबल करने के लिए, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ और जज, ठीक है। कुछ उसको पावर्स दी जाती हैं ऐसी जुडिशियल बॉडी को, क्वासी जुडिशियल को, जो कि लॉ को इंटरप्रेट कर सके। बस अब ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। अब जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है वो क्या करता है कि वो नेम ढूंढता है, फाइनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, NRC आपको पता है। NRC 2003 के अमेंडमेंट 2003 अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, एंड सबसे पहले ये भी आसाम में ही लागू किया गया है। तो यहाँ पे जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है वो ये सर्च करते हैं कि कौन इलीगली रह रहा है और कौन फॉरेनर है। तो ये चीज़ है। किसके अंदर ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल आता है? ये आता है फॉरेनर एक्ट 1946 के अंदर एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंदर। तो इसके अंदर से फॉरेनर ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें से 2-3 चीज़ आप ये याद रखिए कि फॉरेनर जो ट्रिब्यूनल है वो क्या काम करता है, ठीक है। वो फॉरेनर डिटेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है किसी पर्सन को कि वो इलीगली एक फॉरेनर है या नहीं है, एंड फाइनल वो नेम सर्च करता है कि इसमें नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन में, NRC के अंदर। क्वासी जुडिशियल बॉडी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि वो कैसी बॉडी होती है। और NRC ये कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? अमेंडमेंट बाय 2003 अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ ये छोटी सी न्यूज़ आई है। इसमें बात हुई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, NCRB। जैसे अभी हमने बताया था कि जो NSA होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, उसके तहत जो पकड़ा जाता है उसका ना तो FIR होती है, ना ही उसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में कोई डेटाबेस होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। NCRB ने कुछ रिपोर्ट जारी करी हैं, एंड अब ये रिपोर्ट याद रखिएगा कि रोड एक्सीडेंट से भी रिलेटेड, जो रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही पब्लिश करती है। एंड एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड ग्रू, ये भी सुसाइड से रिलेटेड भी NCRB ने ही पब्लिश किया है। तो NCRB के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक कब फाउंड हुई थी? 1986 में फाउंड हुई थी। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, ठीक है।
अब ये इसका काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। कौन से डेटा को? क्रिमिनल डेटा को, ठीक है। इंडियन पेनल कोड एंड स्पेशल लॉ, मतलब जितने भी लॉ हैं इंडिया के, पेनल कोड, पुलिस लॉ एंड लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, उन सारे लॉ के अंतर्गत जो भी क्राइम होते हैं उनका डेटा को एनसीआरपी कलेक्ट करती है एंड एनालाइज करती है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? इसका ऑब्जेक्टिव, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका, आईटी इनेबल करना है। जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आईटी इनेबल करना इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़ फिंगरप्रिंट, क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट रखना, ये भी है। सारा डेटा आप मतलब ये समझिए कि जो पूरा क्रिमिनलाइज डेटा है, क्रिमिनल्स का डेटा है, उनकी प्रोफाइल है, वो सारा एक सेटअप करना, ये इनका काम है। ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना, उसमें फिंगरप्रिंट आएगा। और जो पुलिस ऑफिसेस हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उनको आईटी इनेबल्ड करना आएगा ताकि एक ऑल ओवर इंडिया में एक डेटाबेस तैयार हो सके जो कि आपस में शेयरेबल हो। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एम्स फॉर बैलेंस विथ स्लीव ऑफ मल्टीलैटरल मीटिंग। ये आज पेन क्यों ऑफ हो रहा है? हाँ, अब इसमें देखिए मल्टीलैटरल मीटिंग की बात कर रहा है इंडिया, और जहाँ पे मीटिंग की बात होती है फॉरेन कंट्रीज से, वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर का तो नाम आएगा ही आएगा। इनकी बुक का नाम आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, 2 दिन से हम बता रहे हैं, अगर नहीं याद है तो मैं ही बता देता हूँ। चलिए, आज द इंडिया वे इनकी बुक का नाम है, द इंडिया वे, ओके। हाँ, अब यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे कुछ मीटिंग्स की बात हुई है, 2-3 चीज़ें का जिक्र हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, क्योंकि उसके साथ ही इंडिया अभी मीटिंग करने वाला है, ठीक है। अब उसके कौन से पार्ट के साथ? रशिया एंड चाइना के साथ करने वाला है, ठीक है। दोनों के दोनों आते हैं पार्ट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन। संघाई कॉरपोरेशन क्या है कि संघाई पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड यूरेशिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है ये। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये कंट्रीज़ इसके अंदर हैं, 6 कंट्रीज़। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, एंड इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में संघाई, चाइना में, इसलिए ये संघाई पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ये 6 कंट्रीज़ हैं ये आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस बनाती हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इनके साथ, चाइना के साथ अलग बात करेगा एंड रशिया के साथ अलग बात करेगा। यहाँ पे एक जिक्र हुआ है 2+2 टॉक्स की, तो यानी 2+2 टॉक की जाएगी। 2+2 टॉक क्या होता है? देखिए, 2+2 टॉक वो होता है जिसमें एक डिफेंस मिनिस्टर प्लस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक कंट्री के दूसरी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिलेंगे, तो उसे कहते हैं 2+2 टॉक। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। तो 2+2 टॉक करेगा इंडिया। साथ में इसमें ब्रिक्स की भी बात हुई है। ब्रिक्स क्या चीज़ है? ब्रिक्स की कंट्रीज़ के साथ भी एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करेगा। तो ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, पहले ये याद रख लीजिए। इसके नेम में ही कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ओके। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो आती है। इनिशियली साउथ अफ्रीका नहीं था, इनिशियली इसका नाम बस ब्रिक हुआ करता था, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ब्रिक हुआ करता था। बट फिर लेटर ऑन साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और इसमें ब्रिक्स हो गया। फॉर्मेशन फाउंड हुआ था ये 2006 में। इट मीन्स सबसे पहले जब ब्रिक थे, 4 कंट्री थे, उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग करी थी मिलके, तो 2006 में वो हुई थी। उसके बाद 2009 में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया था एंड तब से हर साल इसकी मीटिंग होती है। तो फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा 2009 से भी है और फाउंड हुआ था ये 2006 में। फाउंडर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी भी आती है, बस इतना याद रखिए आप कि हिंदी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है, तो हिंदी भी ब्रिक्स में एक ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। 2+2 की हमने बात कर दी, संघाई कॉरपोरेशन की कर दी, ब्रिक्स की कर दी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाँ, ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ आई हैं। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि जो राजीव कुमार हैं वो नए इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, तो नेम याद रख लीजिएगा। राजीव कुमार न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैं, 1984 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं ये। दूसरी चीज़ जो न्यूज़ आई है UAE एंड इज़राइल के बारे में आई है। किसी ने कुछ कहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, बस ये ध्यान रख लीजिए कि अभी UAE ने
अगस्त 13 को एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएई के साथ, इसराइल के साथ, जिसको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिएट करा। और ये क्या हुआ है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है यूएई ने फुली डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। और अब यूएई अरब कंट्रीज़ में तीसरी ऐसी कंट्रीज़ बन गई है जिसने कि इसराइल को फुली रिकॉग्नाइज़ किया। तो पहली दो कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, जॉर्डन। तो ये याद रखिएगा, यूएई, इजिप्ट एंड जॉर्डन अरब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर चुकी हैं। 3 कंट्रीज़ हैं, नेम इंपॉर्टेंट है, 3 है बस, 3 तो आप इजीली याद रख सकते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन एंड यूएई। इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं राजीव कुमार जी। अब एक ये छोटी सी न्यूज़ आई है कि आरएसएस विंग ने थोड़ा सा इश्यू दिखाया है किस पे, जो एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस सेक्टर में 49% से 74 कर दी गई थी। तो उस पे आरएसएस ने थोड़ा सा एक इश्यू उठाया। तो आरएसएस ने क्या बोला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एफडीआई क्या चीज़ कर दी गई है, 49% से 74 कर दी गई है। 49 से 74 किस में, डिफेंस में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटेड रूट से। ऑटोमेटेड रूट मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। यानी अगर 74% तक का कुछ काम कर रहा है कोई और बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में, तो उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। पहले वो चीज़ 49 थी। एफडीआई होता क्या है, इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी अदर कंट्रीज़ की, किसी अदर कंट्री में बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली जाती है या पूरा इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। जैसे एप्पल ने अब अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, प्लांट इस्टेब्लिश किया है, रिटेल स्टोर्स इस्टेब्लिश किए हैं, तो वो सारी चीज़ एफडीआई के अंदर आएगी। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो किसी अदर कंट्रीज़ की सिक्योरिटी में या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। ओके, बॉन्ड्स हो गए, वो बॉन्ड्स खरीद लेती हैं। एफपीआई की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 10% तक इन्वेस्ट किया जाता है किसी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट में, तो वो चीज़ एफपीआई के अंदर आएगी। बट अगर 10% से एक्सीड कर देते हैं तो वो चीज़ एफडीआई के अंदर आ जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ये क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट होती है किसी इन्वेस्टर द्वारा किसी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट में। लेकिन इसमें थोड़ा फाइनेंशियल एसेट डिफरेंट आते हैं। जैसे इसमें आते हैं किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, तो उस चीज़ के बारे में ये आता है। देखिए ये चीज़ एफडीआई एंड एफपीआई में डिफरेंस है बता रखा। एफडीआई देखिए लॉन्ग टर्म होती है, राइट, इकोनॉमी इंक्रीज़ करती है। बट एफपीआई में कोई भी चीज़ नहीं आती। एफपीआई आप ये मान लीजिए कि कभी भी निकाल ली जा सकती है, यानी ये रातों रात इसमें पैसा निकाल दिया जा सकता है, इसलिए ये जीडीपी पे भी कोई असर नहीं डालता है। और प्रॉफिट, इसका जो मोटिव होता है सिर्फ उस कंपनी का प्रॉफिट होता है जो कि पैसा इन्वेस्ट करती है। बट यहाँ पे मोटिव कंट्रोल का होता है। जैसे फ्लिपकार्ट को ख़रीद लिया गया वॉलमार्ट द्वारा, तो यानी पूरा कंट्रोल कर लिया गया, और फ्लिपकार्ट इंडिया में ही है, तो एक टाइप से आप वॉलमार्ट का थोड़ा बहुत कंट्रोल फ्लिपकार्ट की मार्केट पे हो गया। इकोनॉमी भी इंक्रीज़ करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जब एफडीआई आती है। एफपीआई आती है तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं। एफपीआई के जो एग्जांपल्स हैं एफआईआई के, जैसे कि मैंने आपको बताया हेज फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, तो इसमें इन्वेस्ट अगर कोई कंपनी कर रही है तो जीडीपी पे कोई असर नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इकोनॉमी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म होती है, इन्वेस्टर कभी भी निकाल सकता है, रातों रात पैसा अपना वापस कर सकता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि 10% का जैसे ही एक स्केल क्रॉस होता है तो एफपीआई के अंदर, तो वो चीज़ कंसिडर हो जाती है एफडीआई के अंदर। अगर 10% तक कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो वो एफपीआई के अंदर आएगा। 49 से 74 हो गया है डिफेंस सेक्टर के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिए। और एफडीआई में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एफडीआई के रेगुलेशन में भी इंडिया ने छूट दी है, और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% तक एफडीआई अप्रूवल मिल चुका है, सिंगल ब्रांड रिटेल जैसे कि एप्पल। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, इंडिया रशिया एक नेवल ड्रिल कर रहे हैं अंडमान सी में। देखिए अभी कावकाज हो रहा था, जो कावकाज 220, जिसमें कि अदर कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही थी। रशिया का ही था, रशिया करवा रहा था, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया की, कावकाज 2020 मल्टीनेशनल, जिसमें इंडिया ने पहले तो बोला था कि पार्टिसिपेट करेंगे, फिर बाद में कैंसिल कर दिया बिकॉज इसमें एक तो चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इंडिया ने कुछ अब
यही कहा है कि कोविड-19 की वजह से नहीं कर रहे हैं, बट ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया उसे नहीं कर रहा है। बट इंडिया अब रशिया के साथ एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज करेगा जिसका नेम होगा इंदिरा 2020। तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा 2020 कहाँ पे? अंडमान सी में की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास अभी जुलाई में भी एक इंडिया ने करी थी नेवल एक्सरसाइज। किसके साथ? यूएस के एयरक्राफ्ट यूएस निमित्स के साथ, और एक्सरसाइज का नेम था पासिंग एक्सरसाइज, पासएक्स भी बोलते हैं जिसे, पासेज एक्सरसाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट है। इंदिरा 2020 याद रखिए। इंडिया एंड रशिया के बीच में इंदिरा 2020 एंड इंडिया एंड यूएस के बीच में पासएक्स। मैप में देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो है कौन कौन सी उसके बीच में है? मलेशिया एंड सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी सी टर्की से। टर्की और ग्रीस के बीच में जो ये अभी विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड है, और उसको अब सॉल्व करने पे दोनों कंट्रीज़ कह रही हैं कि वो चीज़ सॉल्व हो जानी चाहिए। तो उसी में ग्रीस, इटली, साइप्रस एंड फ्रांस ने एक जॉइंट ड्रिल की मेडिटेरियन सी में। तो मेडिटेरियन सी को हम मैप में देखते हैं, बट उससे पहले जो ये इनका इश्यू चल रहा है वो दरअसल ये इश्यू है कि ग्रीस का जो एरिया है, ग्रीस के जो सी है, जो ग्रीस के एरिया में सी आता है, वहाँ पे टर्की ने कुछ सर्वे करी थी और वो कुछ मटेरियल ढूंढ रही थी, कुछ पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन्स ढूंढ रही थी, सॉरी हाँ हाइड्रोकार्बन्स ढूंढ रही थी। तो ग्रीस ने ये मुद्दा उठाया था कि वो एरिया हमारा है जहाँ पे आप लोग ये रिसर्च वगैरह कर रहे हो, तो उससे थोड़ा बहुत अनबन बन गई थी। बट उसको सॉल्व करने के लिए अभी एक जॉइंट ड्रिल की गई है जिसमें ग्रीस, इटली, साइप्रस एंड फ्रांस थोड़ा मिलके कर रहे हैं। तो हम मेडिटेरियन सी की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये रहा मेडिटेरियन सी, और ये वो कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरियन सी का जहाँ पे बॉर्डर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन कंट्रीज़ जो हैं वो तो ठीक है, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये वाला एरिया होगा, देखिए एशिया वाला एरिया होगा ये, सॉरी एशिया वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है। तो कौन कौन सी बनाती है? सीरिया बनाती है, साइप्रस बनाती है, लेबनान बनाती है, इजराइल बनाती है, इजिप्ट बनाती है। आप इधर वाले को याद रखिए, बाकी तो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कंट्री इधर होगी, इधर ये रहा, ठीक है, इजराइल बनाती है। ये रही इजराइल, ये वाला, ये कौन सा है? ये है जेरूसलम, ये नहीं बनाती है। और ये रहा जॉर्डन, तो ये भी नहीं बनाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जॉर्डन नहीं करती है, जॉर्डन बस यहीं तक है। कई बार मैप में छोटा सा रहता है तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ ज्वाइन है, बट ये नहीं है। लेबनान है, सीरिया है, इजराइल है, जेरूसलम भी नहीं है एंड जॉर्डन भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। एक स्ट्रेट का नेम और याद रख लीजिएगा, बॉस्पोरस स्ट्रेट किस किस के बीच में है? ब्लैक सी के बीच में है एंड आइगन सी के बीच में है। ओके, दो चीज़ याद रखिएगा। एक बार और मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये रहा जॉर्डन एंड जॉर्डन नहीं करता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ, जो ये यहाँ से जॉर्डन अलग हो गया, ये मेडिटेरियन सी के साथ टच नहीं करता है। और ये रहा जेरूसलम, ये जो छोटा सा दिख रहा है, तो ये भी नहीं करता है, इजराइल करता है। तो बस ये चीज़ अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आज के डिस्कशन में इतना ही था। काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई है, तो आप ज़रूर इसके बाद एक बार न्यूज़पेपर में ये सारी न्यूज़ पढ़िएगा। एक नज़र तो पढ़ ही सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर सुबह सुबह नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड जय हिंद।